गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपके साथ भारतीय संविधान की चर्चा चल रही है। एक बहुत ही रोचक विषय है भारतीय संविधान, लेकिन इसको डिस्कस करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए, अच्छी समझ के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट हम एक छोटे से वीडियो में आपको जितना पॉसिबल हो पाता है उतना समझाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करी थी। ठीक है, अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान कर देना या संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद रख देना जिससे सरकार तानाशाह न बन सके। ठीक है, अनलिमिटेड जो शासन की जो शक्तियां होती हैं उन पर कुछ सीमाएं लगाना, यह है अप्रयुक्त संविधानवाद, ताकि हमें एक सीमित सरकार मिले, असीमित सरकार नहीं। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपसे बताया था कि जो राजतंत्र थे, अकबर का शासन था या मुगलों का या और अन्य जो भी शासन था, या राजतंत्र जो भारत में थे या विदेशों में जार तंत्र वगैरह थे, वहाँ पे जो शक्तियाँ का संकेंद्रण होता था वो एक व्यक्ति में हो जाता था। अगर अकबर शहंशाह हिंदुस्तान है या औरंगजेब शहंशाह हिंदुस्तान है, तो वही विधि मेकिंग करता था, लॉ मेकिंग करता था, वही लॉ इम्प्लीमेंटेशन करता था और वही इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ करता था। इस कारण एक ही व्यक्ति में विधि निर्माण, विधि क्रियान्वयन और विधियों की व्याख्या का अधिकार होता था। वो असीमित सरकार होती थी, असीमित शासन होती थी। जब लोकतंत्र आया और संविधान लिए आए तो संविधानों में ये प्रावधान किया गया कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियों का संकेंद्रण न हो। इसके लिए संविधान में न केवल शक्तियों का पृथक्करण किया गया, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की भी प्रत्याभूति या गारंटी दी गई। तो आप इस क्वेश्चन, इस वीडियो में मुझे आपको वो सारे आर्टिकल शॉर्ट में बताने हैं जहाँ पे ये निर्धारित किया गया है कि भारत में एक सीमित शासन हो, सरकार की शक्तियाँ सीमित ढंग से हों, राज्य की शक्तियाँ एक उत्तरदायी ढंग से उपयोग की जाए। तो सबसे पहले तो भारत के संविधान की प्रस्तावना ही इसमें एक आधार है, क्योंकि संविधान में की प्रस्तावना में हमने बहुत सारे तत्व, बहुत सारे जो मानवीय गरिमा के महत्वपूर्ण आयाम हैं वो जोड़े हुए हैं। वो आप देखते हैं कि ठीक है, चाहे लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो मुख्य अवयव है मानवीय गरिमा के, ये हमने संविधान की प्रस्तावना में लिखे हैं। इसके आगे जाकर के हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 जो है वो संविधान में रखा गया है। उसका उद्देश्य है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, कि ये जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो सरकार के निर्णयों का और विधायी कानूनों का होता है। न्यायिक निर्णय के द्वारा सरकार के ऐसे कानूनों को या एग्जीक्यूटिव के ऐसी डिसीजन को न्यायपालिका शून्य घोषित कर देती है जो मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल है। वो पूरा कानून भी न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है या कानून के किसी एक भाग को भी शून्य घोषित कर सकती है अगर वो कानून नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं भारत के नागरिकों को। ठीक, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं, 6 स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को दी गए हैं। ठीक, और इन अधिकारों को सरकार मनमाने ढंग से सीमित नहीं कर सकती। ठीक, अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये अधिकार तो भारत में जो है न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि गैर भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अगर अधिकार का उसका हनन हो रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को जारी करा सकता है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से न्यायपालिका की शरण में यदि उसके ऊपर कार्यपालिका कोई जुर्म कर रही है, ठीक है, किसी जिले में जिला अधिकारी ने अगर मनमाने ढंग से भूमि का अधिग्रहण कर लिया, ठीक है, और उपयुक्त मुआवजा नहीं दिया या उपयुक्त ढंग से बातचीत नहीं करी है, उस डिसीजन से अगर नागरिक क्या है, असंतुष्ट हैं, असहमत हैं, तो वो न्यायपालिका के पास जा सकते हैं।
क्योंकि भारत में शक्तियों का पृथक्करण है और नागरिकों को अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका के पास जाने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 50 है, ठीक है, और पार्ट 4 ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें स्पष्ट आर्टिकल 15 में ये लिखा गया है कि सरकार कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगी। तो ये इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र ढंग से कार्य करती हैं और कई संस्थाओं का, चाहे न्यायपालिका हो, लोक सेवा आयोग हो, इनका जो बजट है वो बजट, वो जो खर्चे हैं वो बजट पे भारित व्यय के रूप में होते हैं, उनमें कटौती नहीं की जा सकती और वो जो है सरकार को एक दायित्व के रूप में देने होते हैं ताकि इन संस्थाओं की निष्पक्षता बनाए रखी जा सके। ठीक, तो सीमित शासन का अप्रयुक्त संवैधानिकतावाद एक साधन है जिसका उद्देश्य सीमित सरकार सुनिश्चित करना, और ये जो सारी बातें हैं, प्रस्तावना है, आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, ठीक, नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर के सरकार की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाती हैं और एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करती हैं। चर्चा का अंत हम हमेशा करते हैं एक क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है, अनप्रयुक्त संवैधानिकतावाद का मुख्य उद्देश्य, अनप्रयुक्त संवैधानिकतावाद का मुख्य उद्देश्य सरकार की शक्तियों को सीमित करके लोकतंत्र को तानाशाही बनने से रोकना है। ठीक, तो कुछ नई चीज़ें आप अपने नोट्स में ऐड करते रहिए। ये चीज़ें अगर किताबों में होती भी हैं तो आप लोग बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आती हैं क्योंकि वहाँ व्यावहारिक उदाहरणों का अभाव होता है। ठीक है, लेकिन अब आपने चीज़ समझ ली है तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, और अप्लाइड गवर्नमेंट की लिमिटेड गवर्नमेंट की कंसेप्ट क्या है, ये 3 शब्द आपको क्लियर हो जाने चाहिए। इस पे आधारित कोई भी प्रश्न हो, 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स को लिखने में आप सक्षम होने चाहिए। ठीक, थैंक यू।